नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है और इसको कई न्यूज़पेपर्स ने छापा, उस लेटर का हवाला दिया और उस लेटर का हवाला देते हुए उस न्यूज क्लिप को प्रियंका गांधी, अरुण यादव, कमलनाथ और इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने इसको ट्वीट किया। ये ट्वीट करने के बाद मानो शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है बौखला गई और उसके बाद एक दो नहीं बल्कि 41 एफआईआर की गई हैं प्रियंका गांधी के ऊपर, कमलनाथ के ऊपर, अरुण यादव के ऊपर, जयराम रमेश के ऊपर। ये एफआईआर की गई है और आधार बनाया गया है उस ट्वीट को, जो ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया था और उसके बाद रीट्वीट उसको किया गया और ट्वीट भी किया गया बाकी जो लीडर्स हैं कांग्रेस के उनकी तरफ से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दरअसल प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट क्या किया गया था जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसको लेकर हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने एक बार फिर से सेल्फ गोल किया है। आपको याद होगा राहुल गांधी को लेकर जब एफआईआर दर्ज कराई थी, केस दर्ज कराया था, 2 साल की उन्हें सजा हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए उनको राहत दी थी और उसके बाद उनकी जो सांसदीय है वो बहाल हुई, उनकी सजा जो है उसको रद्द कर दिया गया और उसके बाद सीधे तौर पर इसको बीजेपी को इस एक तरह से नुकसान इसका पूरा देखने के लिए मिला और इसका पूरी तरीके से फायदा राहुल गांधी को हुआ, उनके पक्ष में तमाम चीजें गई। तो मैं पहले आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ। प्रियंका गांधी ने लिखा कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। ये ट्वीट किया था प्रियंका गांधी ने और उसके बाद से एफआईआर का एक सैलाब सा आ गया। 41 एफआईआर जो है वो की गई हैं। मैं आपको उस पत्र के बारे में बताऊं जिस पत्र को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये झूठा है, ना तो ऐसा कोई संघ है और ना ही उन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्र नाम का कोई शख्स है। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस झूठ फैला रही है। आपको अगर याद हो तो कर्नाटका इलेक्शन के दौरान जब 40% सरकारा की बात कांग्रेस की तरफ से की गई थी कि 40% सरकारा देना पड़ता है तभी कोई सरकारी काम जो है वो होता है, तब भी बीजेपी ने यही कहा था। लेकिन आपको ये पता है कि अगर कांग्रेस ने झूठ बोला होता तो कर्नाटक की जनता उनको हाथों हाथ ना लेती और बीजेपी को मुंह की खानी ना पड़ती। तो ये साफ है कि अभी शिवराज सिंह चौहान जो हैं इस तमाम आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया है और जिस तरह से 41 एफआईआर की गई हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया है और इसको पूरी तरीके से आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से भुनाने जा रही है कांग्रेस। मैं आपको यही बता दूं कि सिर्फ ये भ्रष्टाचार का मामला इस पत्र तक और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पूरे तरीके से बीजेपी को घेरा गया है उस मामले पर जिस पर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरती आई है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। हाल ही में आपको याद होगा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हमारे गृह मंत्री मणिपुर के मामले पर यूं तो उनको बोलना था, लेकिन उन्होंने पूरा अपना चुनावी भाषण जो है पार्लियामेंट में किया। उस चुनावी भाषण में वो भ्रष्टाचार के अलग अलग जो भ्रष्टाचार वो जो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के जमाने में हुए उसके नाम लेते थे और पीछे से तमाम बीजेपी के एमपी जो है वो यूपीए कर वहां पर उसको दोहराते थे। तो एक तरह से जो पूरा पार्लियामेंट में जो मणिपुर के मामले में बात करनी थी उसे चुनावी मंच जो है वो हमारे गृह मंत्री ने उसको बना दिया था। अब इसको लेकर सुप्रिया शिने जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उनकी तरफ से कहा गया है, गला फाड़ फाड़ का ईमानदारी का दम्भ भरने वाली मोदी सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। कैग ने भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। कैग ने ही अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को
अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला उजागर किया है। कैग ने आयुष्मान भारत में मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। कैग ने द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली उजागर करते हुए सवाल उठाया है कि कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई है, जबकि स्वीकृत जो है जो मंजूरी जो मिली हुई है सिर्फ 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर ही था। कैग ने टोल नियमों के उल्लंघन का पर्दाफाश करते हुए बताया है कि एनएचएआई ने गलत तरीके से यात्रियों से 150 करोड़ रुपए वसूले हैं और कैग ने ही एचएएल पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैग ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं में 2 करोड़ 83 लाख रुपए का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च किए हैं। किसी जमाने में कैग का नाम भर सुन लेने पर उछलने वाले मीडिया ने आज मौन धारण कर रखा है, ये कहना है सुप्रिया श्रीनित का। और मैं आपको यही बता दूं कि तमाम जो न्यूज एजेंसीज हैं उनकी जो न्यूज क्लिप्स हैं, उनकी कटिंग्स जो हैं, उनको बाकायदा तौर पर इसमें लगाया गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल से भी ये तमाम चीजें बिल्कुल इसी तरीके से ट्वीट की गई हैं। तो भ्रष्टाचार के उस मुद्दे पर जिस पर कांग्रेस को घेरती आई है अब तक बीजेपी, अब खुद चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। और आपको तो पता ही है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर सबके पुराने पाप धुल जाते हैं। जिनको वो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कहकर पुकारते रहे, उनको अपनी पार्टी में लाकर उनके सारे दाग धुल जाते हैं। इसमें अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल, हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, मुकुल रॉय, एक लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की, उन पार्टियों की जिनको एनडीए में शामिल किया गया है, बीजेपी में शामिल किया गया है और उनके तमाम दाग जो है पुराने धुल गए हैं। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री जब क्विट इंडिया को लेकर बात कर रहे थे तो उस पर एक तरह से प्रहार करते हुए एक बार फिर से नजर आए और उनको पार्लियामेंट में आपने सुना ही था। तो ये तमाम मुद्दे हैं, चुनावी साल है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जिनमें से एक है और 2024 भी दूर नहीं है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पूरे अपने चरम पर है और इसमें लग ऐसा रहा है कि बीजेपी एक के बाद एक सेल्फ गोल करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस सीधे तौर पर इसको भुनाती हुई नजर आ रही है। इस पर बात करने के लिए दो खास वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और इसके साथ ही दीपक पासपोर्ट जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। सुरेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, 1-2 नहीं 41 एफआईआर की गई हैं। ये कहा गया है कि जो जिस लेटर का हवाला दिया जा रहा है, जिस पत्र का हवाला दिया जा रहा है, वो दरअसल वही फर्जी है। तो इस फर्जी खबर की बुनियाद पर आप सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। बुशरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं और आपके चैनल को बधाई दूं और मैं आज पहली बार आ रहा हूं, तो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तो 2-3 बातें कहते हैं। क्या नाम, बिस्मिल साहब ने एक जगह पे लिखा था ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप सारी चीजें मैं मानता हूं। मान लीजिए कि वो पत्र फर्जी है, मान लीजिए वो पत्र तो हाई कोर्ट के जजेस को लिखा गया, प्रियंका गांधी जी ने तो लिखा नहीं। मान लीजिए उस पत्र में कुछ वो गड़बड़ है, लेकिन उसके बाद ये कौन सा तरीका हो जाता है कि साहब, मान लीजिए प्रियंका गांधी ने भी किया, कुछ भी आप मान लीजिए, मैं तो कहता हूं, लेकिन उसके बाद 41 एफआईआर। अब एक एफआईआर कर लीजिए, एक एफआईआर की जांच कर लीजिए आप। और दूसरा ये भी मान लीजिए कि साहब आपकी सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी कायर है, इतनी क्या नाम टेक्नोलॉजी की सेवी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की होम मिनिस्ट्री भी, रॉ भी, आईबी भी, सीबीआई भी और जो है मध्य प्रदेश का होम मिनिस्ट्री भी, कि साहब वो पत्र कहां से आया है सोशल मीडिया पे, ओरिजिनेशन कहां हुआ है, उस आदमी को नहीं पकड़ पा रहे। अब इस तरीके के लोग अगर आपने देखो इतने नाकारा और निकम्मे, तो बदल जाने चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। इस बात को तो आप मानेंगी ना। तो दूसरी बात, ये सब करने के बाद भी 41 एफआईआर, वो भी इनके सीनियर लोगों के द्वारा, किसके खिलाफ? उस परिवार के एक चश्मे चिराग के खिलाफ, जो परिवार, इकलौता परिवार इस तरीके से लगातार लड़ रहा है, जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई में 43 साल जेल काटी,
43 साल, नेहरू जी, मोतीलाल जी, इन सब, कमला जी, स्वरूप रानी बख्शी जी, इन सारे, स्वरूप कुमारी जी, इन सबको ले 43 साल की जेल जिस परिवार ने काटी, जो परिवार संघ की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जो परिवार देश की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ है। ये एफआईआर इसलिए थोड़ी हुई है कि इनको 50% की कमीशन है। ये एफआईआर उस खींच में हुई है कि साहब राहुल गांधी जी को तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, 170 हम्म। साल में कभी किसी के मानहानि के केस पर 2 साल की सजा आज तक हुई नहीं। गुजरात कोर्ट के फैसले पर हैरानी व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद राहुल जी को क्या नाम, वो दी, स्टे दिया आपके सामने, सजा मुअत्तल की। उसके बाद अगर आप करते हैं तो अब क्या है, दूसरे नंबर पे भाई हम वहां नहीं कुछ कर पाए, राहुल जी अब दोबारा से संसद में आ गए, अब प्रियंका गांधी जी के पीछे पड़ जाए। भाई हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे बुशरा जी, तो इन लोगों से क्या डर लेंगे? हम नहीं डरने वाले इनसे, इन एफआईआरों से नहीं डरने वाले। पहली बात तो हमें देश के संविधान पर भरोसा है, लोकतंत्र पर भरोसा है। एफआईआर जितनी चाहे करा लें, जितनी चाहे करा लें, लेकिन यह बात सच है कि शिवराज जी की सरकार भ्रष्ट है। शिवराज जी की सरकार के भ्रष्टाचार के मैं आपको 3-4 उदाहरण दे देता हूं। अगर आप देख, क्या यह सच नहीं कि नितिन गडकरी ने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारी निकम्मे हैं और भ्रष्ट हैं? उनके उनके खिलाफ तो एफआईआर नहीं करी। नितिन गडकरी ने साफ साफ भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में सड़क के प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे क्योंकि इनके सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट लोग इस ताने बाने में है। अगर उन्होंने कहा, उनके खिलाफ तो एफआईआर नहीं करी आपने। आप ये देखो कि 200 से ज्यादा अफसर इनके यहां अकूत धन संपदा हमने नहीं पकड़ी। किसने पकड़ी? लोकायुक्त ने पकड़ी है। दीपक साहब बैठे हुए हैं, बताएंगे 100 से ज्यादा अफसरों के खिलाफ क्या लोकायुक्त ने जो कार्रवाई की उसमें कितने हजारों करोड़ रुपए पकड़े गए, आप हमें बता दीजिए। व्यापम घोटाले में 60 से ज्यादा आरोपी, 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 17-18 से व्यापम घोटाला चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, 60 लोग के आसपास मारे गए। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं? पूरे प्रदेश में अगर इनके पास इतनी अच्छी सड़कें होती तो अमेरिका की सड़क की क्या नाम, ये लोग वीडियोग्राफी करा करके अपने उसमें करते मध्य प्रदेश में कि साहब ऐसी सड़कें हैं हमारी। मैं आपको एक नहीं 1000 उदाहरण बताता हूं। तो प्रियंका गांधी जी के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, हम इससे डरते नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हताशा, निराशा आपके सामने रख दी है, और वो हताश भी है, निराश भी है, और बुरी तरीके से आतंकित हैं इस वक्त, क्योंकि सत्ता बदलने जा रही है। अभी देखिए, अभी तो भवनों में आग लगनी भी शुरू हुई है। कुछ दिनों पहले, अगर बुशरा जी आपको ध्यान हो या दीपक साहब आपको ध्यान हो, तो 2 महत्वपूर्ण भवनों में भी आग लग गई। तो ये सब चीजें, सारी चीजें, क्योंकि भाजपा वहां फ्रैक्चर्ड हाउस है। एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है। ये तीनों भाजपाएं एक दूसरे के मुखालिफ चल रही। आपने कभी देखा कि कैलाश जोशी का लड़का भाजपा छोड़ेगा, दीपक जोशी? तो इन सब चीजों से शिवराज जी परेशान हैं, इसलिए वो प्रियंका जी के ऊपर इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहे तो हैं। हम इससे डरने सुरेंद्र वाले जी, नहीं। आपको ये लग रहा है कि जी, तो क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि कर्नाटका में जिस तरह से उसको फायदा मिला 40% सरकारा की बात करके, और तभी बीजेपी ने ये कहा था कि भाई ये गलत आरोप है, और इसी तरह की बात कही थी जैसे आप कही जा रही है, लेकिन फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन का रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट सबके सामने है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, वही तय करती है कि किसको उसे बिठाना है और किसको उसे गिराना है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि वही दाव एक बार फिर से आपकी पार्टी चलना चाहती है कि 40% सरकारा की बात करके कर्नाटका में बम्पर जीत मिली, और अब मध्य प्रदेश में 50% की बात करके, और इसके तथ्य जाहिर सी बात है आपको सामने लाने होंगे, उसकी बात करके आपको यहां पर भी उसी तरह से जीत हासिल होगी, उसका फायदा होगा? देखिए, मसला ये नहीं है। मसला तो सबसे बड़ा ये है कि जो देश का, जो मध्य प्रदेश का बजट है, उसका आधा बजट तो ये लोग खा जा रहे हैं। मसला यहां पर सरकार बदलने का या आरोप लगा करके भागने का नहीं है। हम लोग तो विपक्ष में हैं। हम तो जो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, बाकी जगह पे आएगा उसको सरकार के सामने रखेंगे। जांच करना सरकार का काम है। आप बताइए ना कि क्या कर्नाटक में जांच क्या नाम ये नहीं होगी कि साहब वो जो जिस आदमी ने आरोप लगाया था उसने आत्महत्या करी? क्या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं था? लोगों ने माना उस चीज को। वही भ्रष्टाचार अगर हम जनता के सामने ला रहे हैं, जनता मान रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर क्यों रही है, आतंकित क्यों हो रही है? आरोप के सफाई में आप जांच करिए, जांच कह के कहिए कि साहब आरोप गलत है।
लेकिन आप एफआईआर हमारे ऊपर कर रहे हैं। हम तो एक फहमीदा रियाज ने किसी वक्त एक बात कही थी कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। ये खौफजदा सरकार है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम जो होगा देखा जाएगा पर आने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचारियों से, आतताइयों से, सरकारा लेने वालों से मुक्त कराने का वचन देते हैं और इस बात के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये सिर्फ हमारा चुनावी पैंतरा नहीं है, ये हमारा, हम इस चीज को अंत तक ले जाएंगे, इस बात से हम आप मुतमईन रहिए। जी दीपक जी, क्या आपको लग रहा है कि जो इलेक्शन मध्य प्रदेश का कि जो उसकी जो बिसात है वो बीत चुकी है? अब किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा, किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, किस मुद्दे पर घेरा जाएगा, किस मुद्दे पर पलटवार किया जाएगा, वो पटकथा लिख चुकी है। और वो साफ है कि अब कर्नाटका के 40% सरकारा के बाद अब 50% कमीशन की बात जिस तरह से कांग्रेस ने उठाई है, और उसके बाद जो बीजेपी ने पलटवार किया है, और जिस तरह से ये बौखलाहट बोले, सेल्फ गोल बोले, जो किया गया है 43 एफआईआर करके, क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरह से बीजेपी कांग्रेस ने बिसात बिछाई थी और उस पर अब बीजेपी जो है फंसती हुई नजर आ रही है? भूषा जी, देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति और प्रियंका गांधी को लेकर मैं दो बात करता हूँ। प्रियंका गांधी एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा पात्र है हमारी राजनीति का, जो अभी तक किसी तरह के विवाद से परे है, लेकिन लगातार वो अपनी स्थिति को व्यक्तिगत रूप से लगातार बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी तो देखिए राजनीति में है नहीं, सीधे सीधे आप कहें तो अभी कुछ दिनों के पहले ही वो महासचिव बनाई गई और थोड़ा बहुत एक्टिव, अगर सही मामले में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से हुई। लेकिन प्रियंका गांधी से डर का कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, जब राजीव गांधी का निधन हुआ तो उनको ऐसा लगा था कि इस परिवार में एक तरह से अब जो है वो स्टॉप हो गया है, अब लगता नहीं कि कोई नया सदस्य है जो आएगा। फिर आपको याद होगा कि 97-98 में उन्होंने माखनलाल पोतेदार को एक छोटी सी चिट्ठी भेजी और सोनिया गांधी आ गई। सोनिया गांधी 97 में आई, शायद 97-98 के आसपास। उन्होंने 2004 में 4 या 5 साल में यह कमाल कर दिया कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया को जो है वो हटा दिया। एक नया अवरोध आ गया, सोनिया गांधी ने 2 बार सरकार बनाकर दिखा दी। ये होते होते 2004 में ही लॉन्च हो गए राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर जो हमला है वो शुरुआत से ही जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत तगड़ा रहा है। ये भी उम्मीद थी कि चलिए राहुल गांधी को एक तरह से असफल और नाकारा साबित कर दिया जाए। लेकिन देखिए, राहुल गांधी तो इधर मजबूत होते गए, एक और बहुत बड़ा अवरोध भारतीय जनता पार्टी के सामने जो आ खड़ा हो गया वो है प्रियंका गांधी। अब ये नहीं चाहते कि जो इस पीढ़ी का जो है वो तीसरा व्यक्ति भी जो है अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक जो है वो भाजपा और इन लोगों को जो है वो किसी तरीके का वैचारिक रूप से और व्यवहारिक राजनीति में अवरोध पैदा करे। इसलिए प्रियंका गांधी को लेके देखिए उनके ऊपर व्यक्तिगत छीटाकशी भी बहुत बहुत खराब किस्म की गई। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कितना निकृष्ट कोटि की उनके बारे में बातें की गई थी। मतलब ये बातें वही कर सकते हैं, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। प्रियंका गांधी का जो चरित्र है, प्रियंका गांधी का जो काम का तरीका है, एक बहुत ही खुशनुमा किस्म का व्यक्तित्व है। वो जहां जाती हैं बड़ा एक तरह का अलग ही प्रभाव छोड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है प्रियंका गांधी को लेके। देखिए, अब इनको ये लगा कि प्रियंका गांधी के आरोप ने जो आरोप लगाया है, ये जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स वाला है, तो उनके सामने प्रियंका गांधी को दबाने की बात तो है ही है। क्योंकि एक और असफलता उनको ये मिली थी कि आपको याद होगा कि जो इनके पति हैं वाड्रा, वो कुछ दिनों पहले ही हरियाणा सरकार ने लिख के दे दिया कि भाई इनके जमीन के मामले में किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं किया है, क्लीन चिट। अब आप कहां फंसाएंगे? दूसरी बात, प्रियंका गांधी के मामले में जो प्रियंका गांधी वाला ये जो मामला है ये है ही, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक के हाल के जो चुनाव है वहां तो 40% में ही सरकार निकल गई थी, यहाँ तो 10% एडेड, मतलब समझिए कि भ्रष्टाचार में बकायदे जीएसटी भी लग गया है, ऐसा लग रहा है इन लोगों की ओर से। तो 50% में कहां जाएगी इनके? और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे एफआईआर कर दीजिए, आप चाहे जो कर दीजिए, आपको याद होगा पिछले कुछ समय तो प्रियंका गांधी ने स्टेज पर दहाड़ के करा था कि हाँ, मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जो है वो डरपोक है, लगाइए मुझ पर एफआईआर, डाल दीजिए मुझको जेल में। कभी नहीं घबराई है वो।
और ये भी याद रखिए अगर प्रियंका गांधी को इन्होंने टच किया, हालांकि अभी तो राहुल गांधी को भी वो अंदर करने की मतलब साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो ये और बहुत बड़ा उनके नुकसान में होगा। खैर, कर्नाटक सरकार का जो कर्नाटक में जो इनका हश्र हुआ है, वो हश्र इनके सामने है। इनका डर क्या है? दो तरह से डर है। शिवराज सिंह का डर यह है कि अगर सरकार पलट गई तो देखिए मध्य प्रदेश के जो घोटाले हैं वो एक तरह से आइसबर्ग की तरह है। आप याद कीजिए, आप मान के चलिए बुशा जी, केवल 10% दिख रहा है। एक बार सरकार पलटने दीजिए, एक बार कायदे से जांच होने दीजिए, ऐसे इस किस्म के भ्रष्टाचार सामने आ सकते हैं कि लोग जान जाएंगे कि किस तरीके की सरकार चल रही है। 50% कोई मायने रखता है। आप बताइए, क्या एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन, फर्जी संगठन हाईकोर्ट में जाने की हिम्मत कर सकता है? अरे भाई, जब वहां जाएगा तो उसको अपना आइडेंटिटी भी तो उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कैसी बचकानी बातें हैं ये? तो इस तरीके से बात करके आप बच नहीं सकते। आप 41 FIR करेंगे, क्या होगा? अल्टीमेटली कोई जज कहेगा ठीक है, हम सबकी एक साथ सुनवाई कर लेते हैं। इतना कानूनी ज्ञान तो आपको भी होना चाहिए कि चलेगा, मामला होता रहेगा और 3 महीने के बाद तो चुनाव है ही। तो शिवराज सिंह का ये डर तो है ही, जिससे व्यापम का घोटाला खुल सकता है, बहुत सारे घोटाले खुल सकते हैं, आपको पता है वहां पे। देखिए, दूसरा डर, ये 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एक राजनीतिक जो गुणा भाग है, इसमें बड़ी यूनिक सिचुएशन है दोनों की। 2019 का पिछला जो लोकसभा विधानसभा जब चुनाव हुआ था, तो आप याद कीजिए कि दोनों जगह कांग्रेस जीती थी। राजस्थान में जीती, उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन सरकार वो बचा नहीं सके और विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद जो है वो सरकार गिर गई, जो भी है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली थी, बम्पर जीत दोनों राज्यों में। आज इस समय सबसे बड़ा जो कांग्रेस को नहीं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 28 सीटें ले गए थे भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 24 सीटें लगी। अब इस समय 2024 का चुनाव अगर जीतना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को सारा फोकस जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फला राज्य से दिल्ली का रास्ता खुलेगा, फला राज्य से करेगा। मैं कहता हूं नहीं, अगर आपको ध्यान देना है, आपको वाकई एक सुरक्षित शुरुआत करनी है, तो आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आपको ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले चुनाव जैसा, कि इस समय कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है वर्तमान हालत में। मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसा तमाम तरह के सर्वे बता रहे हैं कि कम से कम 20 से 30 सीटों का अंतर जरूर रहेगा, कांग्रेस लीड करेगी इतने सीटों से, किसी का कम किसी का ज्यादा। लेकिन मोदी की चिंता ये है कि अगर कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले समय जैसा परफॉर्म नहीं कर पाई बीजेपी, तो उनका अपना प्रधानमंत्री का जो पद है वो खतरे में पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी। दोनों में ही अगर रिवर्स प्रदर्शन हो गया, अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया दोनों जगह, तो आप समझिए लगभग 50-60 सीटों का अंतर दो ही राज्य दे देंगे। तो ये डर है दरअसल। इस डर के कारण ये बौखलाहट में की गई FIR है। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लोग हास्यास्पद बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही लगता है मुझे कि प्रियंका का जो कद है इससे और बढ़ेगा और इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। बुशरा जी। जी सुरेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि इसका नुकसान कम, फायदा ज्यादा प्रियंका गांधी को होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हमने राहुल गांधी के केस में देखा था कि किस तरह से मैक्सिमम सजा, 2 साल की सजा जो है सेशंस कोर्ट ने गुजरात की उन्हें दी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई से मना किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उसके बाद उन्हें राहत मिली। जब वापसी हुई उनकी, तो हमने देखा कि किस तरह से जो पार्लियामेंट में जा रहे थे फर्स्ट डे, तो ना सिर्फ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बल्कि दूसरी पार्टी के नेता और तमाम लोग भी वहां पर मौजूद थे। एक हुजूम था जिसको लेकर कटाक्ष भी किया गया था बीजेपी की तरफ से। अब प्रियंका गांधी को लेकर ये FIR हुई है। उससे पहले हमने देखा है कि चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, हमेशा से संघ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पर्सनल अटैक जो है वो किए जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो किया जाता है। तो आपको लग रहा है कि इससे सहानुभूति मिलेगी, इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लगातार प्रियंका गांधी जबलपुर गई थी और मध्य प्रदेश के लगातार वो दौरे पर गई, तो एक तरह से वहां पर वो लीड लेती हुई भी नजर आ रही हैं। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहूँ, हमें देश की जनता पर पूरा भरोसा है और देश की जनता के क्या नाम जिसको कह सकते हैं कि सद्भाव पर बहुत पूरा भरोसा है।
एक बात। दूसरी चीज, हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, और तीसरा लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। तो एक चीज तो बहुत साफ जान लीजिए कि संघ परिवार की तरफ से कांग्रेस के ऊपर और गांधी परिवार के ऊपर न तो ये पहला हमला है, ना आखिरी हमला है। संघ परिवार ने आज से नहीं, शुरू से कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। महात्मा गांधी से आप शुरू करें, और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, क्या नाम, आप किसी पर, जिस तिरंगा जलाने वाले लोगों ने, कहीं ना कहीं संविधान के विरोध करने वाले लोगों ने, जब कुछ नहीं मिला तो अब ये गांधी परिवार के ऊपर ये फोकस कर देते हैं। कभी जिनको अपने बाप दादाओं की वल्दियत का नहीं पता, वो जवाहरलाल नेहरू जी की वल्दियत खोज के लाते। आपके सामने है, आप देखिए ना किस तरीके से लोग कहां कहां की वल्दियतें खोज करके लाते हैं। 7 पुश्तों की बात छोड़िए, किसी संघ वाले से पूछ लीजिए कि अपनी चौथी पुश्त का पता बता दीजिए, तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जवाहरलाल जी की 7 पुश्तें बताएंगे। तो मसला क्या है कि मसला ये है कि खौफ खाते, कांग्रेस से खौफ खाते। देश का डीएनए कांग्रेस है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कांग्रेस है, एकता की मिसाल कांग्रेस है। तो विभाजनकारी ताकतें हमेशा कांग्रेस से खौफ खाती हैं, और कांग्रेस का सीमेंटिंग फोर्स हमारा गांधी परिवार है, इससे खौफ खाते हैं ये लोग। राहुल जी के ऊपर इन्होंने अटैक किया, सोनिया जी के ऊपर कितने भद्दे अटैक करते हैं। बुशरा जी, आप महिला हैं, आपके सामने बोला तक नहीं जा सकता, मैं आपको बताऊं, आपके सामने है जिस तरीके का ये लोग हमला करते हैं, जिस तरीके की, एक जिसको कहा जाए नीच और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की माँ भी हम ही लोगों की माँ है, ऐसी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों की भी। लेकिन ये लोग पर्सनली जिस तरीके से अटैक करते हैं, उस अटैक को आप सोच नहीं सकते। अटैक आप जितना कर लीजिए, जितना कर लीजिए, कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। तो हम तो एक चीज जानते हैं कि जनता सब देख रही है, सारे अटैक देख रही है, सारी नीचता देख रही है, सारी चीजें देख रही है, सारे पर्सनल अटैक देख रही है। उन सारे अटैक का जनता प्रतिकार करेगी, जनता हमारे पक्ष में खड़ी है। जनता आज की डेट में जानती है कि कौन बेईमान है, कौन ईमान। आप बताइए ना कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चिट्ठी लिख करके माफी मांगी थी सोनिया गांधी जी से, चिट्ठी लिख कर। जब उन्होंने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, दीपक जी को याद होगा कि जब आरोप लगाया था कि साहब आपके तो विदेशी बैंकों में करोड़ों रुपए हैं, गुरुमूर्ति ने और इन सबके एक ग्रुप ने लगाया था, और जब वो जांच आई, जांच आने के बाद असम में थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने चिट्ठी लिख करके माफी मांगी थी। लेकिन आडवाणी जी ने तो चिट्ठी लिख करके माफी मांग ली, ये लोग झूठे आरोप लगाने के बाद भाग जाते। गांधी परिवार के ऊपर एक झूठे आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे, कभी ईडी लाएंगे, कभी सीबीआई लाएंगे, कोई चीज ऐसी नहीं हुई है जो ये लेकर के नहीं आए हो। लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस नीट निकली है, क्लीन निकली है। अब इस वक्त जो भाजपा की जो परेशानी हो रही है, बिल्कुल सही कहा दीपक सर ने कि इनकी परेशानी राजस्थान, इनकी परेशानी छत्तीसगढ़, इनकी परेशानी मध्य प्रदेश, इनकी परेशानी तेलंगाना, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां परेशानी में ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है। बेंगलोर में देख लिया कि 10 दिन नरेंद्र मोदी जी लगातार, सैकड़ों ट्रक रोज गए फूलों के भर करके दिल्ली से, उसके बाद उन्होंने लगातार रोड शो किए, बावजूद इसके 40% की सरकार का खात्मा हुआ, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट नहीं आया। तो अब ये लोग पाने कि मोदी जी के नाम का जो वोट नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइजर भी लिख रहा है, 5 जन भी लिख रहा है कि नाउ नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है, सूरज डूब रहा है उनका। तो अब जब उनका शिराज डूब ही रहा है तो वो अब वोट कैच कैसे करें, तो वो धीरे से कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे ऊपर कीचड़ नहीं लगेगा, हम तो एक चीज जानते हैं कि साहब सरकार 18 साल से आपकी है, आपको जवाब देना होगा। शिवराज जी, व्यापम में 60 से ज्यादा मौतें क्यों, आपको जवाब देना होगा। 18 साल में ऐसा कौन सा बेईमानी का केस होता है जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए, आपको जवाब देना होगा। शिवराज जी, लोकायुक्त में धड़ाधड़ लोग पकड़े जाते हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के कैश बरामद होता है, आपको जवाब देना होगा कहां से आया वो कैश। आप देना होगा कि मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल बुरा क्यों है, आपको जवाब देना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर के, बीपीएल कार्ड से लेकर के, राशन कार्ड से लेकर के, ऐसी कौन सी प्राथमिक, आयुष्मान कार्ड से लेकर के कौन सी सुविधा है जो बगैर सुविधा शुल्क के आपकी सरकार देती है। जवाब तो आपको देना ही होगा। आप एफआईआर करके हमें नहीं डरा सकते, हम डरने वाले लोग नहीं है, हम तो आरोप अपना दोबारा लगाएंगे आपको। हाँ, अभी सिर्फ हम आरोप लगा सकते, में सत्ता बदलेगी तो निश्चित तौर पर जानिए जांच भी होगी, और जांच होगी, छोड़ेंगे नहीं।
स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को हम पूरे एक जो कहते हैं ना लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएंगे। ये काम हमने कर्नाटक में स्टार्ट कर दिया है, ये काम इंशाल्लाह क्या नाम मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद बिल्कुल होगा, पूरी तरीके से होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है आज की डेट में कांग्रेस से, और इसलिए वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर अब तो कहते हैं भाई आप कमलनाथ जी पर, प्रियंका जी पर, दिग्विजय सिंह जी पर, जयराम जी पर, हम पर, सब पर आप एफआईआर कर, एक कर लीजिए ना, कोर्ट तो आखिरी में एक ही करेगा। लेकिन आप 41 एफआईआर करके किसके सामने वो करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी के सामने। नरेंद्र मोदी जी खुद बताएं, अगर वो खौफजदा नहीं होते तो अविश्वास प्रस्ताव पे सिर्फ 2 मिनट मणिपुर पर बोले हैं और 2 घंटे 11 मिनट इंडिया पर बोले। हमारे गठबंधन को घमंडिया कहते हैं। कोई कमबख्त आदमी ही बोल सकता है साहब कि इंडिया के मुखालिफ तो कोई शरीफ आप वैसे तो आदमी बोलेगा नहीं। इंडिया से आपको क्या आपत्ति है? आप हमें हमारे कांग्रेस को कहिए, आप हमारे यूपीए को कहिए, आप हमारी बाकी चीजों को कहिए, लेकिन इंडिया के मुखालिफ आप क्यों बोल रहे हो? क्यों हो रहे इंडिया के मुखालिफ भाई? आप बताइए, अगर वहां की मणिपुर की महिलाएं नग्न नहीं हुई होती, देश शर्मसार नहीं हुआ होता, तो अविश्वास प्रस्ताव आया होता। लेकिन क्या करेंगे कि जिस तरीके से एक मदारी नहीं बंदरों को नचाता है डमरू लगा करके कि बताइए साहब वो फलाना घोटाला, तो संसद में बोल रहे हैं ये, ऐसा इन लोगों ने माहौल बना दिया है लोकतंत्र का, ऐसा संसद का माहौल बना दिया है। कम से कम इस माहौल से तो निजात दिलाइए। मोदी जी आप हार रहे हैं चुनाव, मान लीजिए। वो तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि जनता जो है वो किसकी बातों को सच मानती है, किसके आरोपों में दम है, और कौन उसको लेकर तथ्य पेश कर पाता है, कौन जनता को के दिल में जाता है और उनका दिल जीत पाता है। लेकिन ये जरूर है कि हाल की कई घटनाएं जरूर बताती हैं। पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कई तरह के झूठ बोले गए, गृह मंत्री की तरफ से बोले गए, प्रधानमंत्री की तरफ से बोले गए। उसके बाद एम्स को लेकर, अभी दरभंगा के एम्स को लेकर भी झूठ जो है वो पकड़ा गया है। और आप ये देखिए कि लगातार इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी जब बैठी हुई थी पार्लियामेंट में कि इनका तो मकसद एक ही है कि अपने बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। और इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो किसी फ्रिंज एलिमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से बोले जाते हैं। और आप ये देखिए कि वो तमाम चीजें, चाहे राहुल गांधी को लेकर हो, प्रियंका गांधी को लेकर हो, सोनिया गांधी को लेकर हो, वो की जाती हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा जरूर होती है। और अभी हाल में आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करती हूँ, जिस सोशल मीडिया के जरिए हमारे प्रधानमंत्री ने अपना भूकाल बनाया कि देखिए उनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, उसी लोकप्रियता में सीधे तौर पर राहुल गांधी ने इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हम देखें तो मात दी है। और उसमें हमें यह भी देखना चाहिए कि नंबर्स तो ज्यादा है ही राहुल गांधी के, लेकिन उसमें आप ये गैप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री को कितने ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, राहुल गांधी को उतने नहीं करते। बीजेपी के का यूट्यूब चैनल आप देखें तो उसमें और कांग्रेस के जो सब्सक्राइबर्स में उनमें फर्क है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की सुनने की जो संख्या है वो राहुल गांधी को सुनने की कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि जो छवि पूरी तरीके से राहुल गांधी की बदली है, जिस पर हजारों करोड़ रुपए एक तरह से बीजेपी की तरफ से खर्च किए गए गोदी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो तमाम अब लगता है पानी होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे ये, कर्नाटका और मध्य प्रदेश दो की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 40% सरकारों की बात करके वहां सरकार बनाई और वो आरोप सिद्ध हुए, और अब मध्य प्रदेश में बात की जा रही है। लेकिन अगर दोनों जगहों की सियासत को अगर हम ये देखें तो दोनों जगहों की सियासत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हालांकि साउथ की अगर हम बात करें तो कर्नाटका बीजेपी की प्रयोगशाला रही है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है, वहां पर सेंध मारना, वहां पर सरकार बनाना, जाहिर सी बात है यही वजह थी कि कांग्रेस जो है बहुत उत्साहित थी अपनी उस जीत के बाद और अभी तक है। क्या आपको लग रहा है कि यही फायदा उसको मध्य प्रदेश में मिल सकता है? दोनों जगह की सियासत अलग है, मुद्दे भी अलग हैं, वोट करने का पैटर्न भी अलग है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो बात अगर हम करें तो उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं।
इंटरनल में ये है कि वहां पर मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है वैसी वैसी संगठित नहीं है। उसमें कई तरह के धड़े भी हैं इस वक्त। ये जिसके बारे में अभी राजपूत साहब ने बताया, हम सब जानते हैं, उसमें दो तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये जो है ये फर्क पैदा करेगा। और इसके विपरीत आप देखिए कांग्रेस अपेक्षाकृत कहीं बेहतर पोजीशन में हमको नजर आ रही है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते, टिकट बंटवारे के समय क्या होगा इसको भी हम कह सकते, लेकिन एज ऑन डेट अगर हम बात करें तो कांग्रेस में इसके मुकाबले बेहतर स्थिति है, बेहतर संगठित रूप से वो दिखाई दे रही है। जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में इसमें कोई शक नहीं कि कर्नाटक में जो है लोगों का जो मेंटेलिटी है वो एक अलग तरह की है, पढ़े लिखे लोग हैं। जबकि मध्य प्रदेश भी है वो एक तरह से वही हिंदी काउबेल्ट ही माना जाता है, जहां पर भावनात्मक इश्यूज जो हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति भी नहीं है। देखिए एक बड़े डेवलपमेंट और हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि इन्होंने बाकी जगह के अनुसार महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया, वहां के मंदिर में काफी खर्च किए। और हुआ क्या कि एक ही आंधी में जो है जब वो वहां की बहुत सारी मूर्तियां गिर गई तो पता चला कि भ्रष्टाचार ने किसी को नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि महाकाल को भी नहीं छोड़ा है। तो ये चीजें जो है उन उन लोगों के सेंटिमेंट्स को भी टच करेगी जो धार्मिक भावना से। देखे महाकालेश्वर एक ऐसा मंदिर है जिसे पूरे देश के लोग जाते हैं, वहां कुछ विशिष्ट तरह की पूजा होती है, जैसे त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, ऐसे कुछ मंदिर हैं। तो उज्जैन का बड़ा महात्म्य है, वहां की शिप्रा नदी का बड़ा महात्म्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज भी अब लोगों को पता चल रही है कि हमारी भावनात्मक हमारे हमें मतलब भावुक बनाकर काफी कुछ वहां पर इस तरीके के काम हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक दिक्कत आएगी। दूसरी बात, वहां पे बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा संकट है, खेती की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो जो आर्थिक इश्यूज जो हैं वो आर्थिक जो मुद्दे हैं वो भी जरूर इस समय जो है वो करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं, दो चीज देख रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग। उनके एडजॉइनिंग स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्तर पे बहुत काम हुआ है, कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए हैं, जैसे गौठान योजना है जिसमें गोबर खरीदा जाता है किसानों से। वहां की जो हमारी जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो पूरी की पूरी विलेज ओरिएंटेड हो गई है। पिछले समय जो ऐसा था कि पिछले 12-15 सालों से, खैर उस समय की जरूरत हो सकती है, बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लेकिन अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, 300 ऐसे पार्क्स बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अब चाहे अलग हो गए हो, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के लोग जो है भाव कहीं ना कहीं जुड़े हुए जरूर है मध्य प्रदेश की वहां की चीजों से, और मध्य प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ की भी देखते हैं। दूसरा, वहां पे आप जाइए राजस्थान में जो पुरानी पेंशन योजना है वो बहुत ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उसको देखेंगे कि अगर इस सरकार पलटी जा सकती है तो हमें ये बेनिफिट मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एफआईआर वाली जो घटना है, ये एफआईआर की घटना शायद नहीं भी हुई होती तो भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कमजोर पिच पर खड़ी है, और वहां पर कांग्रेस जो है ऑलरेडी वो एडवांटेजियस सिचुएशन में है। इस एफआईआर वाले मुद्दे पर उसको और बल मिलेगा कांग्रेस को, ऐसा मुझे लगता है। बुशरा जी। जी, बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल कि अभी हाल ही में गृह मंत्री ने कहा था, अमित शाह ने, कि इस बार अगर हम जीत गए, मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे कि 18 साल से हम यहाँ हैं, अगर इस बार हम जीत गए तो अगले 50 साल फिर हमें यहाँ से कोई नहीं हटा पाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस को कि 2018 में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, 2019 में हमें बम्पर जीत मिली थी, 2024 के लिए उन्होंने कहा कि फिर से हमें बम्पर जीत मिलने वाली है, 2028 में आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइएगा। एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर बड़ी आश्वस्त जो है नजर आ रही है, दावे आपकी तरफ से भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 18 साल पिछली बार आपकी सरकार बनी थी लेकिन एक तरह से छीन ली गई आपसे, या आपकी कमजोरी थी कि आप उसको बचा नहीं पाए, इस बार कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, पिछली बार हमारी सरकार बनी थी, इन्होंने लोकतंत्र का अपहरण किया, लोकतंत्र को खरीदा हमारे पास। हम नहीं कह सकते, इसमें कोई पुरानी बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया बिके जाकर के वहां पर, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को सरेंडर किया वहां पर, जिस तरीके से उनके साथियों ने सरेंडर किया और उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे, और उसके बाद आप देखिए कि मध्य प्रदेश के इनके प्रभारी मुरलीधर राव स्पष्ट रूप से कहे कि इन विभीषणों की, अगर ये विभीषण नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बनती। उसके बाद विभीषण सुनने के बाद भी जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी उस सरकार के साथ लगे हुए हैं वो अपने आप में अतुलनीय है।
तो सरकार उनकी बननी थी, उन्होंने पैसे से बनाई या क्या पावर से बनाई, प्रभाव से बनाई, वो जाने। सरकार तो उनकी पिछली बार ही हट गई थी। जो अमित शाह साहब जिस अहंकार में और नरेंद्र मोदी जी जिस अहंकार में बोल रहे हैं, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। आप बताइए ना, इसी अहंकार के मुखालिफ तो राम ने लड़ाई लड़ी थी। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथ पर सवार था, अहंकार के रथ पर सवार था, और बिरथ थे, पैदल चल रहे थे रघुवीर भगवान श्री राम, पैदल चल रहे थे। तो जब वो पैदल चल रहे थे, उस पैदल चलते हुए आदमी ने, उस चलते हुए भगवान ने, उस पैदल चलते हुए श्री राम ने, किसी ने मायावी शासन की भुजाओं में तीर मारा, किसी ने मस्तक पर तीर मारा, किसी ने जंघाओं पर तीर मारा, और राहुल गांधी जी इसी मायावी शासन की नाभि में तीर मारेंगे। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी भूल जाएं, अमित शाह साहब भूल जाएं, अहंकार किसी का नहीं रहता। इस दुनिया में हमारी लड़ाई ही इस अहंकार से है। आज की डेट में जो इंडिया का गठबंधन बना है हमारा, इसी अहंकार के मुखालिफ ही तो बना है बुशरा। इसी अहंकार के मुखालिफ तो सबके सब लोग इकट्ठे हुए हैं। वरना यहाँ अगर ये अहंकार इतना बड़ा नहीं होता, ये लोग सभी लोगों को, आप बताइए, ईडी की कार्रवाई 95% विरोधी दलों के खिलाफ, 9 साल में एक भी चार्जशीट फाइल नहीं की इन्होंने, एक चार्जशीट फाइल नहीं की इन्होंने। और जो इनके यहां चला जाता है, अभी कुछ दिन पहले 70,000 करोड़ का आरोपी बता रहे थे अजीत पवार को, 100 करोड़ का आरोपी बता रहे थे हसन मुशर्रफ को, 200 करोड़ का आरोपी बता रहे थे प्रफुल्ल पटेल को। जैसे ही 70,000 करोड़ के आरोपी इनकी तरफ आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 70,000 करोड़ का आरोपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोदी जी के साथ में बाय बाय कर रहे। प्रफुल्ल पटेल जिसकी ईडी से ने संपत्ति अटैच कर रखी, वो उधर। हसन मुशर्रफ वो कैबिनेट मिनिस्टर जिसको 100 करोड़ रुपए का आरोपी बताया इन लोगों ने। तो यानी आप भ्रष्टाचार करिए, आप परिवारवाद करिए, आप परिवारवाद करके पासवान जी जैसे लोग, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जो है यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जैसे लोग अगर भाजपा में आ जाए तो परिवारवादी नहीं, अजीत पवार जैसे लोग अगर भाजपा में आ जाए तो बेचारी नहीं। तो जो इन लोगों ने जो पैमाना किया, जनता इसको पूरे को देख रही है। नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को भी देख रही है, नरेंद्र मोदी जी के छल को देख रही है, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के दोहरेपन को भी देख रही है। तो इस दोहरेपन से निजात जनता ने अहंकार को भी और क्या नाम दोहरेपन को भी खत्म करने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश से शुरुआत होगी इंशाल्लाह। आगे आने पर आप देखते रहिए कि ऊपर वाला चाहेगा, भगवान चाहेगा तो 2024 में ये लोग इतना नीचे जाएंगे कि ये चाहकर भी कुछ चीजें खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाएंगे। इस बार मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 1-2 सीटें 3 सीटों का अंतर था, इस बार 156 सीटें हम लोग लेकर के मध्य प्रदेश में आएंगे। इस चीज को देखिएगा। चलिए, बहुत दूर नहीं है, देखेंगे कि कांग्रेस के दावों में, आपके दावों में जो है वो कितना दम है, ये वक्त बताएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करेगी। और जनता ने पिछली बार भी आपको मैंडेट दिया था मध्य प्रदेश में, लेकिन जाहिर सी बात है जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अब देखना होगा कि एक बार फिर से 18 साल के बाद क्या शिवराज सिंह चौहान जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, एक बार फिर से जनता उनको गद्दी बिठाती है। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं वो बहुत कुछ कहानी बयान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो आप हमारे साथ जुड़े, जो दर्शक हैं, जो लगातार इस प्रोग्राम को 4 बजे देख रहे हैं, अपना प्यार, अपना भरोसा दे रहे हैं नजर और नजरिया को, मेरे इस प्रोग्राम को। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बात साफ है कि जिस पिच पर अब तक बीजेपी खेलती आई है, लेकिन भ्रष्टाचार के उस मुद्दे पर यूपीए 1, यूपीए 2 से लेकर यूपीए 2 के बाद आपको पता है कि बीजेपी जो है वो सत्ता पर काबिज हुई थी। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए थे, बाद में आपको पता है कि कितने सिद्ध हुए और कितने झूठ साबित हुए। उसी पिच पर अब कांग्रेस जो है वो खेलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने बाकायदा तौर पर एक फहरिस्त जारी की है, जो प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बताई, जिसमें पूरी तरीके से उसने घेरा है कि 1-2 नहीं, कैग की रिपोर्ट्स और उन न्यूज एजेंसीज की तरफ से जो रिपोर्ट्स जारी की गई उनका हवाला देते हुए बाकायदा तौर पर बताया गया है कि 1-2 नहीं बल्कि एक फहरिस्त है घोटालों की जो बीजेपी के शासनकाल में हुई है। मध्य प्रदेश की बात तो साफ तौर पर 50% कमीशन की बात की गई है। हालांकि जाहिर सी बात है शिवराज सरकार जो है इसको झुटलाएगी, उसने झुटलाया है। अब देखना यह होगा कि जो 41 एफआईआर दर्ज की गई है, कांग्रेस इसको किस तरह से भुनाती है। बताया जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से
विरोध प्रदर्शन जो है इस पूरे मामले को लेकर किया जाएगा। चुनावी साल है, अब से कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव होने हैं और सियासत जो है अपने पूरे चरम पर है। देखना यह होगा कि जो ये बिसात पूरी बिछाई गई है, क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, धन्यवाद, नमस्कार।